मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रीढ़ की हड्डी का आगे का भाग। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हमारे ज़माने में कोई विशेष खेल वगैरह भी नहीं होते थे और फिर भी बच्चे कभी बीमार नहीं होते थे। कोई मजाल है कि कोई कह दे कि लड़का ये कमज़ोर है। आगे राम स्वरूप ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। इसके बाद गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। अब गोपाल प्रसाद कहता है कि उस समय ऐसा था कि अगर एक बार हम पढ़ने बैठ गए तो 12 घंटे तक पढ़ते रहते थे। जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की। आजकल के एम में भी मुकाबला नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि उस टाइम का जो मैट्रिक पढ़ा हुआ बंदा था वह इतनी अच्छी अंग्रेजी लिख लेता था कि आज का एम में भी उसके सामने फेल है। राम स्वरूप ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जी हाँ, यह तो है। गोपाल प्रसाद: माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि बाबू राम स्वरूप जी माफ़ करिए, जब यह वह ज़माना हमें याद आता, जब हमें अपना वक्त याद आता है तो खुद को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन काम हो जाता है। राम स्वरूप ने भी हाँ की। जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हाँ, शंकर भी ही करता है। इनके साथ ही जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, इनकी बातों को सुनकर शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए: अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब गोपाल प्रसाद ने अपना तरीका जो था बात करने का वह बदल दिया और कहा कि चलो अब बिजनेस की कुछ बात करते हैं। राम स्वरूप यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते। बिजनेस? बिज समझकर ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हुए गोपाल प्रसाद: यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ मतलब परेशान क्यों होते हैं? राम स्वरूप: हाँ, राम स्वरूप ने कहा। तकल्लुफ़ कैसा? किस बात का तकल्लुफ़? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है। यह तकदीर मतलब किस्मत कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, आप मेरे यहाँ आए, वरना मैं किस काबिल हूँ, मैं किस लायक हूँ? काबिल होना, लायक होना। हाँ, माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ। अब राम स्वरूप अंदर चला जाता है। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में: आदमी तो भगवान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। अब गोपाल प्रसाद कहता है कि ये आदमी देखने में ठीक लग रहा है, पर मकान वकान भी इसने ठीक बना रखा, देखते हैं लड़की कैसी है। जो नॉर्मली बातें होती हैं जब हम किसी लड़की को देखने जाते हैं तब की बात है ये। शंकर जी कुछ खखार कर इधर उधर देखते हुए। शंकर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद: क्यों, क्या हुआ? शंकर: कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद: झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, हाँ मतलब कि वो कहते हैं कि जो शंकर के दोस्त हैं वो कहते होंगे कि इसकी बैकबोन ख़राब है, इसकी बैकबोन में प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन ख़राब है। इतने में राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज़ पर रख देते हैं। अब राम स्वरूप जो है वह आ गए और चाय की ट्रे ले आए। गोपाल प्रसाद: आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हो: हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद: नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिएगा और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मतलब उसे देसी चाय पसंद है बच्चों, विदेशी नहीं। मुझे तो भाई है नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, फिर चीनी भी नाम की डाली जाए तो जाय का क्या रहेगा? गोपाल प्रसाद ने कहा कि मुझे विदेशी चाय बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? एक तो चाय में जो विदेशी लोग होते हैं ना, वो चाय में दूध कम डालते हैं भाई, और चीनी भी बिल्कुल हल्की पीते हैं, वो फीकी चाय पीते हैं। राम स्वरूप: हाँ, कहते तो साफ सही हैं। प्याला पकड़ाते शंकर का कार कर सुना है, सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लाएगी। अच्छा, आगे चलो भाई। गोपाल प्रसाद ने चाय पी। सरकार जो चाहे सो कर ले, अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए: वह क्या? गोपाल प्रसाद: खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूप ही नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखे सरकार की कैसी आमदनी होती है। आगे राम स्वरूप जोर से हंसता है। वाह, खूब सोचा है। राम स्वरूप ने कहा: भाई वाह, ये बढ़िया बात है, तुमने तो बहुत सही तोड़ निकाला। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, क्योंकि सब लोग अपने आप को सुंदर मानते हैं भाई, और अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए लोग ना जाने कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं। हम लोगों के ज़माने में यह कभी उठता भी ना था। तस्त्री गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाता है। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप:
शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? मतलब राम स्वरूप ने कहा कि शंकर बाबू आपका क्या ख्याल है? शंकर, किस मामले में? शंकर ने कहा किस मामले में? राम स्वरूप की यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। राम स्वरूप ने शंकर से पूछा कि आप बताओ कि शादी तय करने में कितनी खूबसूरती का हिस्सा कितने % होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि लड़की खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसी भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? राम स्वरूप ने कहा जी हाँ, वह तो आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा कि भाई आपने मेरी लड़की को पसंद करने के लिए कह रहे हो, तो ये आपका मुझे बहुत बड़ा एहसान होगा। गोपाल प्रसाद, और जायचा तो मिल ही गया होगा, जायचा जन्म पत्री। राम स्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। अच्छा। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत न है। स्वरूप चौंक कर, क्या अब हो सकता है उसे कोई सूचना मिली हो? तो राम स्वरूप कहता, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। गोपाल प्रसाद ने कहा कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की की कोई आवश्यकता नहीं है, मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। शंकर ने भी कहा कि जी नहीं, नौकरी तो करानी नहीं है, अब चाहे वो मैट्रिक पास हो चाहे वही 12th हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई की एक बात है? अरे मर्द का तो काम है पढ़ना और काबिल होना। अच्छा, अब ये सोच रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ ये काम जो पढ़ने लिखने का है, काबिल होने का काम है सिर्फ मर्दों का ही है। इनकी सोच जो है इस प्रकार की है। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। मतलब ये चाहते हैं कि औरत ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ घर संभाले और आदमी नौकरी करे। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। अब इसने 2 उदाहरण दे दिए कि भाई मोर के पंख होते मोर और मोरनी के नहीं होते, तो शेर के बाल होते शेरनी के नहीं, अर्थात औरत में और आदमी में कुछ अंतर अवश्य ही होना चाहिए। अगर हम इस अंतर को ख़त्म कर देंगे तो ठीक नहीं होगा। राम स्वरूप, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत की नहीं। राम स्वरूप ने भी हाँ में हाँ मिला दी और कहा कि हाँ देखो ये अंतर तो है ही, भाई मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं होती। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीज़ है। अब इनने कहा कि ऊंची तालीम लेने का जो अधिकार है वह सिर्फ आदमियों का है, औरतों का नहीं है। राम स्वरूप शंकर से कहता है, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं, क्या बताएं मैं, मक्खन। अच्छा। राम स्वरूप कहता है आगे, गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता ही नहीं। गोपाल प्रसाद कि ये टोस्ट वोस्ट मैं नहीं खाता हूँ, इसलिए इन्हें एक तरफ रख दीजिए। राम स्वरूप, हाँ, मेज की तरफ सरका देता। अब राम स्वरूप जब कोई नाश्ता वास्ता कर लेता तो मेज की तरफ से अलग रख दिया। फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ? राम स्वरूप ने अंदर की तरफ कहा कि भाई पान भिजवा दो, और उनसे पूछा कि क्या सिगरेट भी मंगवाऊँ मैं आपके लिए? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। आगे, पान की तस्तरी हाथ में लिए उमा आती है। अब जो है उमा कौन? वह लड़की है जिसे देखने के लिए गोपाल प्रसाद और शंकर आए हैं। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई, बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे देख रहे हैं। अब क्या कारण है जो शंकर आंखें छिपाकर उसे देख रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे, हमें पता चल जाएगा। राम स्वरूप, हाँ यही है आपकी लाडली, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा बाप बेटे चौंक उठते हैं।
अब जब वो लड़की को ऊपर देखते तो उसकी ना जो है आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। उसे देखकर वे बाप बेटे चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा। अच्छा। राम स्वरूप जरा शक पकाकर हिचकिचाकर, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं कुछ है, नहीं है कुछ? राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने तो अर्ज किया है ना, पहले बता दिया राम स्वरूप ने कि नहीं। गोपाल प्रसाद, हूँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। गोपाल प्रसाद ने कहा, बेटी बैठ जाओ। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने बाजे के पास। गोपाल प्रसाद, बस मैं चाल में तो कुछ खराबी ही नहीं, चेहरे की छवि, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप, जी हाँ, सितार और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर के बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान था। उसके स्वर में तल्लीनता थी, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छी गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ी और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा, चुप। राम स्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जो तस्वीर दीवार पर टकी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। अच्छा, इसने बता दिया। जब नॉर्मली कोई लड़की को देखने आता है तो ये सारी बातें होती हैं, खाना बना लेते हो, पेंटिंग आती है, और मतलब बहुत सारी वगैरह वगैरह। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? सिलाई भी आती है? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरे कमीज भी। गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? अच्छा भैया, सारी क्वालिटी चाहिए। उमा, चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हुए, लेकिन उमा चुप है, उसका तरह गर्दन झुकाए है। गोपाल प्रसाद अधीर हो जाते हैं और राम स्वरूप सब कपाते हैं, मतलब उमा कुछ नहीं बोलती। राम स्वरूप, जवाब दो उपमा। गोपाल प्रसाद से हरा शर्माते, इनाम तो इसने। अब गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलने दो। अब राम स्वरूप गोपाल प्रसाद कहते हैं कि सारी बातें आप ही बता दोगे, इसे भी बोलने दो कुछ भाई, हम इसके मुंह से सुनना चाहते हैं। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं। अब राम स्वरूप ने कहा कि बेटी देखो ये क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना, इन्हें कुछ जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से प्रश्न नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना कोई बात नहीं है। ठीक भाई, उसने भी बता दिया कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार चीज़ें दिखाता है, बाकी जो चीज़ें होती हैं उनसे कोई कुछ नहीं पूछता है, ना चीज़ें बोलती है। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछे कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर ले जाए। गोपाल प्रसाद ताव में आकर गुस्से में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती तो जो आप इतने देर से नाप तोल कर रहे हैं, और जरा अपने इन साहबजादे से पूछे कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ कैसे भगाए गए थे। अब जब ये सारी बातें हो गई तो इन सब बातों को गोपाल प्रसाद सोचता कि ये मेरी बेइज्जती है, जब उमा इतना कह देती है तो अब वो बता देते सारी बात कि भाई तुम जो इतनी सारी चीज़ें हमसे पूछ रहे हो, हमारे बारे में इतना कुछ जानना चाहते हो, हम अगर थोड़ा सा भी बोल पड़े तो फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी इसमें। अपने साहबजादे से पूछो कि पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल में क्यों घूम रहा था। शंकर, बाबूजी चलिए। शंकर कहता है, बाबूजी चलो। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप हो जाते हैं, क्योंकि राम स्वरूप ने तो उसकी क्वालिफिकेशन कम बताई थी। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न ही आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछे कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। कुछ हुआ होगा हादसा, अब आगे पढ़ लो उसे। राम स्वरूप, उमा राम स्वरूप कहते हैं, उमा चुप हो जाओ।
गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैत ढूंढ कर उठाते हुए, बीए पास, उफ, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलें। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। दोनों बाप और बेटे दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। उमा, जी हाँ ज़रूर ज़रूर जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता कीजिएगा कि आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बापू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा, उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाता है। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। बाबूजी मक्खन। अब सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। इस तरह बच्चों, जब उसकी सारी सच्चाई शंकर की सामने आ जाती है तो ये जो बातचीत है ये ख़त्म यहीं पर हो जाती है और रिश्ता होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। धन्यवाद।